खबरों के आगे पीछे बहुत कुछ कही और अनकही रह जाती है और इन परतों को खंगाल कर एनालाइज कर मिस्टर एनालाइजर में हम लेकर आते हैं आपके सामने कुछ तथ्य जो आपके लिए होते हैं बहुत रोचक। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया भर में ईद को हम जानते हैं भाईचारे के त्योहार के तौर पर, एक ऐसा त्योहार जो कि हर कोई आत्मीयता से मनाता है। लेकिन इस त्योहार के मौके पर मंच से अगर यह कहा जाए कि हम दंगे नहीं होने देंगे तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, खास करके तब जब यह घोषणा कोई और नहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं। इसके पीछे की सच्चाई आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ हैदराबाद में कि हैदराबाद की सीट को हासिल करने के लिए कांग्रेस ने असदुद्दीन ओवैसी के सामने घुटने टेक दिए। जिस एमआईएम के पीछे पानी पीकर लोग गालियां देते थे कांग्रेस पार्टी में, उस पार्टी के साथ सहयोग, यह इत्तेफाक तो नहीं हो सकता साहब। इसके पीछे खेल है, खेल बताएंगे आपको। फिर हम समझाएंगे आपको कि क्या आज आइडियोलॉजी बेस्ड फिल्म राजनीति में एक जबरदस्त धमाल ला रही है। केरल में 2 फिल्मों को लेकर विवाद शुरू हुआ जो कि न सिर्फ भारतीय फिल्मों पर एक सवाल खड़े करता है बल्कि यह भी हमें सोचने को मजबूर करता है कि क्या अब एक ऐसा दौर आ गया है जहां फिल्मों की अपनी आइडियोलॉजी होगी जो राजनीति के बेदी पर भुनाई जाएगी। और फिर आखिर में हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया अवतार रखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रखर गेमर भी हैं? जी हां, वीडियो गेमिंग गेम चेंजर तो है ही, हम लोग ये जानते हैं, लेकिन गेमर भी। इसकी तस्वीरें और उनकी कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज ईद के मौके पर जहां धार्मिक सौहार्द की बातें पूरे देश और दुनिया में हो रही हैं, वहां किस तरीके से एक समुदाय विशेष को जानबूझकर टारगेट करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे एक राजनीतिक टूल किट के तौर पर इस्तेमाल किया। ईद की नमाज के बाद जो आयोजित समारोह है वहां पर मंच पर खड़े होकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के सीए को पश्चिम बंगाल में लागू होने देंगी, ना एनआरसी को, और ना ही यूनिफॉर्म सिविल कोड समान आचार संहिता पश्चिम बंगाल में लागू होगी। यह सवाल उठता है, आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। केंद्रीय कानून को कोई राज्य अगर अपने राज्य में चाहे कि वो उपयुक्त नहीं है तो मना कर सकता है, लेकिन यह कानून पूरे देश भर के लिए है और सीएए किसी एक प्रांत के लिए नहीं है, प्रांत विशेष के लिए भी नहीं है। ममता बनर्जी फिर सीएए को लेकर इतना हाय तौबा क्यों मचा रही है? और इसके साथ साथ कैसे कह रही है ममता बनर्जी कि अगर मान लीजिए कि कल को केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू कर दिया तो क्या पश्चिम बंगाल उठकर बांग्लादेश में चला जाएगा? अजीब सिर पैर की बातें हैं, बेसिर पैर की। देखिए उन्होंने क्या कहा। ভোটটা যেন দিয়ে যায়, তা নাহলে তাদের নামগুলো কেটে দেবে। পরে বলবে মাছের মাথাটা দেখছেন তো, ওটা হচ্ছে ক্যাট আর লেজাটা হচ্ছে এনআরসি আর মধ্যখানে পেটিটা হচ্ছে ইউনিফর্ম সিভিল কোড। এটা যদি না চান, বরাবরই আপনাদের আশীর্বাদে দোয়ায় আমরা কিন্তু এখানে আছি। আমি এখনো বলি তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে, যদিও এখানে বলা উচিত নয়, কিন্তু ইলেকশনের সময় মনে রাখবেন ফাইট আমাদের সাথে বিজেপি। দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোট কি করবে আমরা দেখে দেব, কিন্তু বাংলায় আমরা লড়ছি বিজেপির সাথে। একটা ভোটও যেন অন্য কোনো দলে না যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া। इससे पहले कि इसकी राजनीतिक विश्लेषण हम आपके सामने रखें, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी जब भी बंगाली मूल के लोगों के साथ और हिंदुओं के बीच में होती हैं या फिर किसी भी आधिकारिक समारोह में भी होती हैं तो वो सर पर पल्लो नहीं लेती, लेकिन जब भी किसी ऐसे मंच पर होती हैं जिसका संपर्क या जिसका कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों से जुड़ा होता है तो सर पर पल्लू आ जाता है। क्या मतलब है इसका? यानी कि एक सिंबॉलिज्म की राजनीति करने में ममता बनर्जी का कोई जोड़ नहीं है इस देश में। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही, भाई राज्य सरकार आपकी, राज्य में कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी आपकी, दंगा होगा रोकने की जिम्मेदारी किसकी? ममता बनर्जी और उनकी सरकार की। दंगा होगा ही कैसे आपके राज्य में?
क्या आप ये पहले से मानकर बैठी हैं कि आपके राज्य में दंगा कराने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं? और अगर नहीं, अगर इसकी आपकी जानकारी पहले से है तो लोगों को गिरफ्तार कीजिए, और नहीं तो चुनावी मंच बनाकर मुसलमानों के बीच में आप क्या संदेश देना चाहती हैं कि मुसलमानों को डरना चाहिए, डर कर रहना चाहिए इस देश में? बंगाल के मुसलमानों को क्या इस बात का डर होना चाहिए कि केंद्र सरकार बंगाल के मुसलमानों के खिलाफ है? यह किस तरह की राजनीति है? पश्चिम बंगाल में 7 चरण में मतदान होने वाले हैं, और ऐसे मौके पर पहले चरण के ठीक पहले दंगों की बात कहकर और दंगों के नाम पर लोगों के भीतर डर बैठाने के साथ ही यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ममता बनर्जी दंगों की राजनीति शायद करना चाहती हैं और उसकी राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहती हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। আমার রাজা কি? আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাব, নো ইউনিফর্ম সিভিল কোড, সব মানুষের অধিকার তার নিজস্ব অধিকারের মতো থাকবে। मतलब कहीं की बात कहीं से उठाई और उठाकर उसको जोड़ दिया। इस पूरे जो एक शेर को उन्होंने सामने रखा, उसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को इतना मजबूत कीजिए कि कोई आपको दबा ना सके। कौन दबा रहा है मुसलमानों को? यह सवाल आज ममता बनर्जी से ही पूछा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में बीते 10 सालों से उनकी सरकार है। क्या मुसलमानों का इतना हनन हो रहा है वहां पर कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे? और अगर ऐसा है तो क्या इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी के ऊपर नहीं है? फिर वो किस तरह से बात कर रही हैं? किसने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू किया जाएगा? किसने कहा? क्या केंद्र सरकार ने ऐसी कोई बात कही? फिर डर किस बात का? सीएए से भारत के मुसलमानों पर क्या असर पड़ रहा है? यह बात भारतीय जनता पार्टी, यह बात केंद्र सरकार, यह बात तमाम जानकार और कानूनी जानकार लगातार बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। सबसे मजेदार बात तो यह है कि ममता बनर्जी खुद अपने सरकार और पड़ोस के असम सरकार के आंकड़ों पर ध्यान नहीं देती। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक मात्र 2 व्यक्तियों ने सीएए कानून के तहत भारत में नागरिकता की मांग सामने रखी है, एप्लीकेशन दिया है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ एक व्यक्ति ने असम में सीएए कानून के तहत नागरिकता की एप्लीकेशन को जमा किया। किसको डर लग रहा है साहब? जब किसी को डर ही नहीं लग रहा, लोग इसके बारे में बहुत आगे बढ़ के कुछ कर नहीं रहे, आप किसको डराना चाहती हैं? ईद के मौके पर भाईचारे को छोड़कर आप दंगे की बात करती हैं, आप एनआरसी और सीएए की बात करती हैं। क्या आपको रामनवमी के मौके पर इसी तरीके से हिंदुओं को हम डराते हुए देखेंगे क्या? रामनवमी के मौके पर क्या इसी तरीके से एक जलसे को आप संबोधित करेंगी ममता बनर्जी? ये एक बड़ा सवाल है। तो हमने आपको लगातार बताया और हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी किस तरीके से इस पूरे मौके को एक राजनीतिक अवसर के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। इस पूरे मौके पर अभिषेक बनर्जी, जो कि उनके भतीजे हैं, वो भी वहां पर थे और उन्होंने भी ऐसी बातों को सामने रखा जो कि ये प्रस्तुत करता है कि आज पश्चिम बंगाल में बांटो और राज करो की राजनीति कितने बड़े पैमाने पर आजमाई जा रही है। अंधेरा तो सूरज निकलना चाहिए, अब कुछ भी हो मौसम बदलना चाहिए। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। राहत इंदौरी का यह शेर अपने आप में बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की जनता ने इसे तृणमूल कांग्रेस के ऊपर इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा अभिषेक बनर्जी जी? शायद लोग आपकी सरकार को ही वहां पर बाहर का रास्ता दिखाते हुए दिखाई दे। सवाल यह उठता है कि आखिरकार कौन लड़ा रहा है हिंदू को मुसलमान से पश्चिम बंगाल में? और अगर राज्य में दंगे होंगे तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? देखिए अभिषेक ने और क्या क्या कहा। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई।
सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल। हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। यह शब्दावली पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रही है और चुनाव में खास करके कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान किसी एक के बाप का नहीं है, लेकिन हम सबों के बाप का तो है ही। आखिरकार हमारे पूर्वजों ने इसी धरती पर जन्म लिया है। हमारे पूर्वजों ने आज से नहीं बल्कि आदिकाल से, अनादिकाल से हिंदुस्तान या भारत की परिकल्पना को अंजाम दिया है। आज उसी राष्ट्र को लेकर हम इतने बड़े पैमाने पर अपने सर को ऊंचा कर कर दुनिया भर में अपना एक अधिकार जमाते हैं। तो आखिरकार किसी एक व्यक्ति के माथे पर हिंदुस्तान का ठीकरा कैसे फोड़ा जा सकता है? जाहिर सी बात है, ये वही सोच है जो कुछ परिवारवाद में लिप्त राजनीतिक दलों की सोच है। यानी कि परिवार मानता है कि यह देश उसका है, यह देश उसके बाप का है, और शायद इसीलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। हम और आप कभी इस तरह की चर्चा करते हैं कि भाई ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यह शब्दावली का इस्तेमाल आखिरकार क्यों किया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इसके जरिए लोगों के बीच में विभाजनकारी जो बातें हैं उसे पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार यह बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखने की आशंका है, क्योंकि अगर विभाजनकारी रणनीति काम नहीं आई तो हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस को 42 सीटों में से कहीं बड़ी सीटों पर नुकसान झेलना पड़े। इस सबका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ इस अंदाज में दिया। ममता दीदी बंगाल के लोगों को गुमराह कर रही है। ये कह रही है कि आपने एप्लीकेशन किया तो आपका नागरिकता चला जाएगा। अरे नागरिकता है ही नहीं ममता दीदी, आपको क्या मालूम है? मैं आज आपको कहने आया हूं, डरे बगैर जितने भी शरणार्थी आए हैं सीएए में एप्लीकेशन करे, किसी पर कोई केस नहीं होने वाला है, कोई मुकदमा नहीं होने वाला है। तो आखिरकार क्या वजह है कि ममता बनर्जी इतने बड़े पैमाने पर, खास करके ईद के मौके पर नमाज के बाद इस मंच को धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रही है? अब आइए आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2011 के जो जनगणना के मुताबिक आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में 27.1% आबादी मुसलमानों की है। जाहिर सी बात है, यह आबादी अब और कहीं ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि बीते 13 सालों में जनगणना नहीं हुई है, जो कि होनी चाहिए। लोकसभा की 42 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोटर अच्छा खासा प्रभाव रखता है। 42 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाता बहुसंख्यक है, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक मतदाता के तौर पर है। और अगर आप इसे विधानसभा के तौर पर देखें तो बंगाल के विधानसभा में 294 सीटें हैं, जिसमें से 1/3 के आसपास यानी कि 100 सीटों पर मुसलमान मतदाता एक अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की 1/3 आबादी, मुसलमानों की आबादी को डराकर, धमकाकर, ध्रुवीकरण की राजनीति को अंजाम देकर किसी तरीके से इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वो इस बार के चुनावों में अपने आप को बेहतर स्थिति में ला सके। जरा आप सोचिए, 6 ऐसे जिले हैं पश्चिम बंगाल में जिसमें 30% या उससे भी ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। मुर्शिदाबाद की बात करें, मुसलमानों की आबादी मुर्शिदाबाद में 66.8% है। मालदा में 51.27% मुसलमानों की आबादी है। उत्तर दिनाजपुर में 49.92%, बीरभूम में 37.06% और साउथ 24 परगना में 35.57% और नॉर्थ परगना में 30% के आसपास मुसलमानों की आबादी है। और ये आंकड़े 2011 के हैं। 2011 से लेकर 2024 में जाहिर सी बात है संख्या कहीं और ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में अगर तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति ममता बनर्जी नहीं इख्तियार करेंगी तो उन्हें वोट कहां से मिलेंगे? 12 लोकसभा सीट का सवाल है साहब, इसके लिए मरता क्या ना करता। और यही वजह है कि आज मुसलमान वोट बैंक पर अपना एकाधिकार जमाने की पुरजोर कोशिश करते हुए ममता बनर्जी दरअसल इस पूरे मंच को, इस पूरे त्योहार को दूषित करती हुई दिखाई दे रही है। आखिरकार नमाज पढ़ने के बाद क्या कोई व्यक्ति दंगों की बात कर सकता है? अगर कोई कर सकता है तो वो ममता बनर्जी ही है। आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं।
हम सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ भी हो सकता है साहब। आईपीएल का मैच चल रहा है, आपने देखा आईपीएल में भी कोई भी कभी भी सिकंदर हो सकता है। हालांकि हम सब ये मानकर चल रहे हैं और एक तरह से ये धारणा पूरे देश भर में है कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है इस बार के लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। अभी तक यह माना जाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को इस्तेमाल करती है ताकि जो विपक्षी दल हैं उनके वोट बैंक में वो वोट कटवा के तौर पर या सेंध लगाने के तौर पर काम आ सके। और ऐसे में विपक्षी दलों ने हमेशा असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर ही देखा। अब असदुद्दीन ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और मुसलमान वोट बैंक पर अपना एकाधिकार की बात करते हैं तो कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वोट काटने के लिए उनको खड़ा किया जा रहा है। बिहार में वो अगर अपने उम्मीदवारों और प्रत्याशियों को खड़ा करते हैं तो क्या कहा जाता है? हर बार कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है एमआईएम। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का काम कर रहे हैं, मुसलमान वोट बैंक को तबाह करना चाहते हैं ताकि एमवाई समीकरण में खला पड़ जाए, आरजेडी और कांग्रेस को काफी नुकसान हो जाए। यही बात महाराष्ट्र में होती है कि महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोट बैंक को एकत्रित कर एमआईए को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा इसलिए करना चाहते हैं ताकि कांग्रेस के वोट बैंक पर सेंध मारी जाए या फिर नेशनल एनसीपी के वोट बैंक पर सेंध मांगी जाए। अब सवाल यह उठता है कि जिस पार्टी को बीजेपी के बी टीम के तौर पर विपक्ष की सभी पार्टियों ने हमेशा देखा, इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एमआईएम के साथ और असदुद्दीन ओवैसी के साथ कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? इस बात पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी क्यों जोर दे रही है कि हैदराबाद की जो लोकसभा की सीट है वहां कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही ना खड़ा हो। क्यों नहीं खड़ा कर रही कांग्रेस पार्टी यहां पर अपना कोई प्रत्याशी? कांग्रेस पार्टी यहां प्रत्याशी इसलिए नहीं खड़ा करना चाहती क्योंकि इस सीट पर वो चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी जीते। यह करार हो चुका है दोनों पार्टियों के बीच में। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वहां पर जाहिर सी बात है एक अच्छी चुनौती खड़ी हो रही है, क्योंकि अगर वोट बैंक का कंसोलिडेशन होता है मुसलमानों का तो असदुद्दीन ओवैसी को काफी फायदा हैदराबाद की कंस्टिट्यूएंसी मिल सकता है। यहां तक कि सिकंदराबाद में भी हैदराबाद के ट्रेंड पर ही वोटिंग होती है और वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। आप शायद इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए आपको तेलंगाना प्रदेश के कांग्रेस के प्रमुख की यह बात सुनाते हैं। बीजेपी की बी ए टीम नरेंद्र मोदी आरएसएस, बी टीम केसीआर और सी टीम एमआईएम। इन तीनों का एक ही लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना रहे। दुखी की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो असदुद्दीन ओवैसी जी और केसीआर जी दुखी में है। इसका मतलब बीजेपी जीतने के लिए वो लोग कोशिश किए, इसीलिए वो बीजेपी बी टीम के बारे में ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। एमआईएम और उनके नेता और बीजेपी के साथ एक सीक्रेट अलायंस है। यूपी में आपने देखा होगा, तो जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ सीक्रेट अलायंस में है उनके साथ बीजेपी जिस प्रकार से कामयाब नहीं हो पाई अपने एजेंडे में, तो अब ये बीजेपी की जो बी टीम है, जो इनकी पार्टनर्स हैं, अब उसको बीजेपी ने आगे करने का काम किया है और चाहते हैं ताकि ध्रुवीकरण हो। तो अभी आपने देखा राहुल गांधी हो, कांग्रेस के अन्य नेता हो, आरजेडी के नेता हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता हो, हर किसी की नजर में एमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है साहब। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, यह खबर आपके सामने रख रहे हैं कि अब कांग्रेस की बी टीम, कांग्रेस ने सहयोग कर लिया है असदुद्दीन ओवैसी के साथ। एमआईएम के साथ गठबंधन अब कांग्रेस का हो चुका है हैदराबाद में, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और अब पूरे देश में भी होगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए अब कांग्रेस के बदले हुए सुर क्या हैं। There is a compromise between MIM and Congress party. So I'm not in the race. High command will decide. तो अभी तक तो सिर्फ हैदराबाद की बात कर रहे हैं जो व्यक्ति कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद थे, खान साहब। लेकिन यह बात अब पूरे देश के लिए लागू होने जा रही है, जहां एमआईएम ने तय किया है और कांग्रेस ने यह तय किया है कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे।
इस बात को सार्वजनिक तौर पर अभी सामने नहीं रखा गया है। अब इसके पीछे की राजनीति आपके सामने समझाते हैं। जरा सोचिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट कटवा कहते हुए विपक्ष ने बीते 10 साल से लताड़ा है, उस पार्टी के साथ आखिरकार क्यों गठजोड़ की बात कही जा रही है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ये मान रहे थे कि अगर कांग्रेस का उम्मीदवार हैदराबाद में खड़ा होगा और वहां पर अगर बीजेपी के प्रत्याशी को भी खड़ा किया जाए तो वो हार सकते हैं? एडवांटेज देने के लिए कांग्रेस ने वहां पर अपने उम्मीदवार को बैठाया क्यों? अब जरा हम आपको दिखाते हैं कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी पर बी टीम बीजेपी का होने का आरोप लगाते रहे। बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए उस वक्त यह कहा गया कि 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने विपक्ष, जो कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सामने जो विपक्ष खड़ा है, उसे नुकसान पहुंचाया। और यह इसलिए किया गया क्योंकि मुसलमान वोट बैंक पर सेंध लगा दी गई। आरजेडी और कांग्रेस दोनों के नेताओं ने चुनाव के बाद यही कहा कि हमें इस बात का नुकसान हो गया क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने वहां पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया था और इसकी वजह से आज बिहार में स्थिति खराब हो गई। यही बात हमने आपको महाराष्ट्र के बारे में बताई और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी बताई। अब जरा हमने आपके सामने पहले देखा, क्या आधार है कि अब असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में कांग्रेस सामने आ रही? अब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भले ही असदुद्दीन ओवैसी कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करेगी। Perfectly, whatever he said is exactly right. Jo Firoz Khan has told that, Congress and AMIM have both gone together in this election. He's absolutely right. They've gone together. It's a very clear thing. I'm surprised. Is this a fair elections? We always expect two parties to have their own two different representatives, and the fight has to be between all of us. Either you become two together and deploy one person. So basically you are saying that openly you are giving an opportunity and declaring that AMIM is going to use Congress power this time unofficially, illegally to get his votes and do whatever he wants to do in the elections. And we are going to ensure that this wouldn't happen. Now this is going to be one answer to two people and two parties. One for AMIM and for one Congress. माधवीलता, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि अब राज्य सरकार की मदद लेकर हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस पार्टी मिलकर इस सीट को सुनिश्चित करना चाहती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ही हैदराबाद का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन यह सवाल मैं आपके सामने फिर रखना चाहता हूं। हैदराबाद के पूरे इलाके में कहीं पर भी आप उस पूरे संसदीय क्षेत्र में जाएं, असदुद्दीन ओवैसी की एक अलग अपनी पहचान है। हैदराबाद में जब भी फ्लडिंग हुई या इस तरह की त्रासदी आई, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी वहां पर खड़ी रही, लोगों की मदद करती रही, जन समर्थन काफी है। ऐसा क्या हुआ है आज हैदराबाद में जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ आए? क्या ओवैसी साहब को अपनी जीत का भरोसा नहीं? क्या कांग्रेस पार्टी को अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने की आवश्यकता आन पड़ी है? मैं यह बात कांग्रेस पार्टी के बारे में क्यों कह रहा हूं कि किसी भी कीमत पर जिस पार्टी को आप कहते रहे कि वो अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं बल्कि अल्पसंख्यक वोट बैंक को इस्तेमाल कर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली पार्टी है, उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने के साथ साथ कांग्रेस ने क्या साबित किया है? ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस की एक नई सोच आ रही है। यह सोच शायद केरल की राजनीति से कहीं ज्यादा प्रभावित होती है, और वो इसलिए क्योंकि केरल में अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि दल या राजनीतिक पार्टियों से सहयोग ना करें तो वहां पर आप जीत नहीं सकते। और आज वहां पर यूडीएफ जो गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वहां पर मुस्लिम पार्टियों के साथ अच्छा खासा गठबंधन है जो कि सालों से चलता चला आ रहा है। अब ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी इसी को अंजाम देती दिख रही है, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय के आधार पर वोट बटोरने वाली छोटी छोटी पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर अल्पसंख्यक राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। केरल में कांग्रेस की सहयोगी IUML है, जो कि कट्टर इस्लामिक संगठन के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करती है और एक पार्टी के तौर पर भी। केरल में हालांकि PFI ने जो संगठन उसकी जो राजनीतिक शाखा है SDPFI, उसने समर्थन की बात कही थी कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने उसे
परोक्ष तौर पर स्वीकार कर दिया। ऐसा लगता है कि अपरोक्ष तौर पर पीएफआई के राजनीतिक संगठन से भी शायद कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बंगाल में भी कांग्रेस ने यही किया था। 2019 के चुनाव को अगर आप भूले नहीं हो तो मैं आपको याद दिला दूं, बंगाल में फुरफुरा शरीफ के मौलवी के संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी ने समझौता किया था। यहां तक कि असम में भी AIUDF के साथ कांग्रेस का गठबंधन हमेशा रहा ताकि वो वहां पर अपनी सरकार बना सके। अब जबकि AIUDF के फरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्थिति वहां और ज्यादा खराब होती हुई असम में दिखाई दे रही है। अपने आप को हमेशा सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी जब अल्पसंख्यक इस्लामिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक दलों से हाथ मिलाती है, तो क्या वो वाकई में सेक्युलर रह जाती है? असदुद्दीन ओवैसी के साथ हाथ मिलाकर समझौता करने का क्या मतलब है? इस गुपचुप, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पब्लिक ऐलान के समझौते का क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, सांप्रदायिक राजनीति को पूरे तरीके से इस्तेमाल करके कांग्रेस किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। और क्या यह उसके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर एक तमगा है या एक दाग? अपनी तीसरी स्टोरी आपके सामने रखता हूं। केरल की सियासत और वहां का राजनीतिक पारा इस बार जबरदस्त आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि केरल में एक जबरदस्त आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर ऐसा लगता है कि चल रहा है। और यह वॉरफेयर वहां पर एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में नहीं है। यह वॉरफेयर एलडीएफ यूडीएफ एक तरफ और उसकी दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है। जी हां, कोई यह सपने में नहीं सोच सकता था कि केरल में पोलराइजेशन इस बड़े पैमाने पर होगा कि यह एक आइडियोलॉजिकल शक्ल ले लेगा, विचारधारा की लड़ाई के तौर पर। केरल में अब जो क्रिश्चियन चर्च हैं वो भी इस खेल में आ गए हैं और उन्होंने भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट लिया है। इसके साथ साथ जो फिल्में बन रही हैं, उन फिल्मों के निर्माण और उन फिल्मों के नाट्य रूपांतरण के आधार पर चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर से इस बात का विरोध किया था कि दूरदर्शन पर द केरला स्टोरी फिल्म न दिखाई जाए। पूरे केरल में सरकार ने इसका विरोध किया था क्योंकि द केरला स्टोरी में जो बातें कही गई थी उससे नकारते हुए कहा गया था कि यह बस अपवाद है, यह आम नहीं है। इसलिए ऐसी फिल्म दिखाकर केरल की छवि को बदनाम न किया जाए कि केरल की महिलाएं लोगों से प्यार और मोहब्बत के नाम पर ISIS जैसे संगठन से जुड़ जाती हैं और वहां पर उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब क्या स्थिति है? जब केरल के मुख्यमंत्री ने द केरला स्टोरी के प्रसारण पर इतनी आपत्ति दर्ज की, तो केरल के प्रमुख चर्चों में से एक इडुक्की के चर्च ने इस बात को लेकर स्पष्टता रखी और कहा कि हम द केरला स्टोरी अपने चर्च में दिखाने जा रहे हैं, उसकी स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं। यह फिल्म 10वीं से लेकर 12वीं तक की ईसाई छात्राओं को दिखाई जाएगी, क्योंकि इसके जरिए चर्च छात्राओं में एक चेतना पैदा करना चाहता है कि केरल और आसपास के कई राज्यों में लव जिहाद एक बड़ी समस्या है। लड़कियों को फंसाया जा रहा है प्रेम जाल में और उनका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए भी किया जा सकता है। यह चर्च की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि इडुक्की के चर्च ने कहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो साइरो मलाबर डोसीज है वो भी अब इस पूरे मामले में सामने आ चुका है। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम द केरल स्टोरी फिल्म जरूर दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले हम एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहते हैं और वो डॉक्यूमेंट्री मणिपुर की हिंसा पर है। इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का क्या मतलब था? इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है, खास करके केरल के क्रिश्चियन मतदाताओं को, कि कैसे मणिपुर में चर्च में आग लगाई गई, वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं, जो कुकी समुदाय के क्रिश्चियंस हैं, उन क्रिश्चियंस पर जबरदस्त तरीके के आतंक को फैलाया गया, कैसे हिंदू आतंक मणिपुर में सक्रिय है और एक अलग तरीके के आतंक की परिभाषा को गढ़ित कर 15 मिनट की इस फिल्म को दिखाया गया। सवाल यहां पर अब जो उठने लगा है वो बड़ा स्पष्ट है। आखिरकार कैथोलिक सोसाइटी क्या सोच रहा है? क्या कैथोलिक समाज यह मानता है कि एक तरफ कैथोलिक समाज से जुड़े जो बच्चियां हैं उनके ऊपर मुसलमान समाज की तरफ से आतंक परोसा जा रहा है,
उन्हें लव जिहाद के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है उन बच्चियों को, या दूसरी तरफ क्या कैथोलिक समाज ये मानने लगा है, खास करके केरल का, कि मणिपुर में अगर क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो केरल के क्रिश्चियंस के साथ भी होगी और इसलिए लोगों को डरना चाहिए। ये जो पूरा ताना बाना है, ये अपने आप में बहुत कुछ अपने आप में बता रहा है और ये भी बता रहा है कि कैसे एक डर का माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है साहब, डॉक्यूमेंट्रीज का इस्तेमाल हो रहा है। अब से पहले फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री का इस्तेमाल व्यंग्य के तौर पर राजनीति में होता रहा है। याद कीजिए वो जमाना जब आंधी फिल्म आई थी और आंधी फिल्म को रोक दिया गया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उस फिल्म में कुछ ऐसी दृश्य दिखाए गए जो कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इंस्पायर्ड थे। ऐसे ही एक फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का, उस फिल्म को लेकर इसलिए रुकवाया गया क्योंकि माना जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है और उसके कई दृश्य उनकी याद लोगों को दिला रहे हैं। वो एक अलग जमाना था जब फिल्मों पर रोक लगाई जाती थी। आज एक अलग जमाना है जहां फिल्मों के डायलॉग्स को, फिल्मों की आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ताकि राजनीतिक मकसद को आगे बढ़ाया जा सके। अब जिस संस्था ने इन दोनों फिल्मों, इन दोनों डॉक्यूमेंट्रीज को सामने रखा है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एर्नाकुलम अंडलमली डियोसीज के अंदर आने वाले संजोपुर चर्च ने मणिपुर हिंसा की डॉक्यूमेंट्री दिखाई, जबकि इडुकी डोजी ने द केरल स्टोरी फिल्म दिखाई। इडुकी डोजी की राह पर चलते हुए थॉमस री और कई और डोजरीज ने भी द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाया और इन सब का एक ही मानना है कि क्रिश्चियन बच्चियों को खास करके ये चेताने के लिए फिल्म दिखाई जा रही है। इसके जरिए क्रिश्चियंस के भीतर एक चेतना पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर के ऊपर भी फिल्म दिखाई जाती है और यह दिखाकर साबित किया जाता है कि कैसे क्रिश्चियंस के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। केरल में इस बात को लेकर भी लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि कैसे चर्च का एक बड़ा धड़ा अब भारतीय जनता पार्टी के शरण में है और यह मानता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार की जो एक समावेशी योजना है, उसके तहत ही क्रिश्चियंस केरल में सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है जो केरल में चल रहा है और इस वॉरफेयर का हिस्सा फिल्म या डॉक्यूमेंट्री है। यह अपने आप में भारत के लिए एक नया तजुर्बा है। इस तरह का तजुर्बा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में पहले तो देखने को मिला था, लेकिन भारत के लिए यह पहली बार है। भारत के गौरवशाली इतिहास में राजघरानों की भी अपनी एक अलग भूमिका रही है। आज़ादी के बाद 1947 में हमारे देश में 565 राजघराने थे जिन्होंने अपने आप को भारत में सम्मिलित करके भारत को और मजबूती प्रदान की। लेकिन इसके साथ ही एक नई प्रथा शुरू हुई। राज रजवाड़ों ने यह तय पाया कि अगर राजनीति में आप शिरकत करते हैं तो राजघराने तो नहीं, लेकिन हाँ, नाम बना रहता है, दबदबा बना रहता है। और उसके बाद से लगातार जितने लोकसभा या विधानसभा चुनाव हुए, उसमें राजघरानों का प्रतिनिधित्व अपने आप में होता रहा और लोगों ने इस भागीदारी को बढ़ चढ़कर महत्व भी दिया। कई जगहों पर राजघरानों के उम्मीदवारों को बहुत मुश्किल नहीं आती थी, क्योंकि उनको लोग पहले से जानते थे। एक आस्था, एक विश्वास, एक जुड़ाव राजघरानों और राज परिवारों से रहा लोगों का, और लोगों ने उन्हें जिताकर उम्मीदवार के तौर पर सामने भी रखा। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश में मजबूत होती चली गईं, पहले के मुकाबले यानी कि 1947 के मुकाबले, हमारे देश में ऐसा लगा कि राजघरानों की जो चमक है वो जरा धीमी पड़ने लगी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज हमारे देश में तकरीबन 90% राजघराने जो पहले हुआ करते थे वो राजनीति के क्षेत्र में हैं और राजनीति के मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जैसे कि आप राजस्थान की बात करिए, राजस्थान के धौलपुर के राजघराने के दुष्यंत सिंह पिछले 4 चुनावों से झालावाड़ के सांसद हैं। उनकी मां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इसी सीट से 5 बार सांसद रहीं और 6 बार राजस्थान में विधायक बनी। 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं वसुंधरा राजे। और यही हाल ग्वालियर का है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की बेटी वो रही जरूर हैं, लेकिन वहां पर भी ग्वालियर खानदान भी इसी तरीके से आगे रहा है। राजस्थान का कुछ और आपके सामने राजघरानों का हम जरा जिक्र करना चाहेंगे। अगर आप झालावाड़ में देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने
जयपुर राज परिवार की दिया कुमारी के स्थान पर राजसमंद सीट पर भाजपा ने उदयपुर राजघराने की महिमा विश्वेश्वर सिंह पर भरोसा जताकर उन्हें टिकट दे दिया। महिमा मेवाड़ के पूर्व राजघरानों की बहू हैं। जयपुर सीट पर शाहपुर पूर्व राज परिवार के प्रमुख राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी ने मैदान से उतार दिया है, वहां पर उन्होंने खड़ा कर दिया है। पिछली बार अलवर के राजघराने से कांग्रेस के भंवर जितेंद्र सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। राजस्थान की बात हमने आपके सामने रखी कि कैसे राज परिवारों ने यहां पर एक के बाद, माफ कीजिएगा मैंने यहां पर आपको गलत जानकारी दे दी थी। भंवर जितेंद्र सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे, इसलिए इस 2024 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। लेकिन राजस्थान में जो राज परिवारों को टिकट दिया गया, उसमें अगर आप देखें तो अब ज्यादातर राज परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं साहब, और ये एक जबरदस्त या यूं कहें कि दिलचस्प बात निकलकर सामने आ रही है। अब ग्वालियर की बात करते हैं। ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं पर कांग्रेस ने राजगढ़ से राजा दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश के शाहडोल राजघराने की सीट से हिमाद्री सिंह को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में राजघराने से रायगढ़ लोकसभा सीट पर डॉक्टर मेनका देवी को टिकट दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक के मैसूर से अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर मैसूर शाही परिवार के वंशज युद्धवीर कृष्णदत्त चमराजा वड्यार को टिकट दिया है। अगर आप त्रिपुरा के राज परिवार की बात करें तो कीर्ति सिंह देव वर्मा को त्रिपुरा से बीजेपी ने टिकट दिया। उड़ीसा में बीजेपी ने मल्लिका केसरी देव को उतारा है और मालविका कालाहांडी के शाही परिवार की बेटी हैं और बीजेपी के पूर्व सांसद केसरी देव की पत्नी भी हैं। उत्तराखंड के टेहरी से भारतीय जनता पार्टी ने टेहरी राजघराने की महारानी लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है। उड़ीसा में बोलांगीर में बीजेपी ने संगीता कुमारी सिंह देव को टिकट दिया है। इनको पिछली बार भी टिकट मिला था, ये पाटनगढ़ शाही परिवार के सदस्य हैं। पंजाब की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने पटियाला शाही परिवार की महारानी परिणीत कौर को टिकट दिया है, जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आज जब राजघरानों की बात होती है तो तकरीबन 80 से 90% राजघराने राजनीति में सक्रिय हैं और उनमें से बहुताय राजघराने के उम्मीदवार आज भारतीय जनता पार्टी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी कि राजपाट न रहा, लेकिन दबदबा बनाए रखने के लिए राज परिवार आज भी सक्रिय हैं और बहुत जगहों पर इसका फायदा भी राज परिवार के प्रत्याशियों को मिलता है, क्योंकि लोगों को एक जुड़ाव महसूस होता रहता है। यह खबर हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि अब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक नया आयाम जोड़ना शुरू किया है और इसे कहते हैं कि सुपर पावर होने की पहली पायदान पर भारत अपने आप को रखता चला जा रहा है। यानी कि कूटनीति के क्षेत्र में जब आप अपने एम्बेसी में, अपने दूतावास में, हाई कमीशन में डिफेंस अटैचे को रखना शुरू करते हैं और डिफेंस डिप्लोमेसी को अंजाम देते हैं, तो इसके कई मायने निकल कर आते हैं। सबसे पहला और प्रमुख मायना यह माना जाता है कि आप एक सामरिक शक्ति के तौर पर पूरी दुनिया में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। दुनिया भर में के तमाम प्रमुख देशों में जब दूतावास रखा जाता है तो उसमें हर तरह की डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि जाहिर सी बात है राजनयिक डिपार्टमेंट तो होता ही है, क्योंकि राजनयिक संबंधों को प्रखर और गाढ़ा करना होता है। कल्चरल डिपार्टमेंट होता है ताकि सांस्कृतिक संबंध एक दूसरे से बेहतर बने रहें। आर्थिक डिपार्टमेंट होता है ताकि तिजारत और उसके साथ व्यापार की बातें आगे बढ़ती रहें। और उसके साथ साथ डिफेंस अटैचे का पोजीशन होता है। डिफेंस अटैचे आमतौर पर उन देशों में रखे जाते हैं जहां कोई एक देश अपने दूसरे देश के साथ अपने सैन्य संबंधों को गाढ़ा बनाना चाहता है, या फिर इसके साथ साथ ये बताना चाहता है कि हम हथियारों के एक अच्छे उत्पादक हैं, हम डिफेंस इक्विपमेंट्स अच्छे बना सकते हैं और आपके देश में हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच सकते हैं। और इसका तीसरा मकसद ये भी होता है कि जब कोई दूसरा देश ये जानने की कोशिश करता है कि अमुक देश में राजनीति की दिशा और दशा क्या है, और इसके लिए जासूसी के लिए भी इस तरह के अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं जिन्हें हम डिफेंस अटैचे के तौर पर जानते हैं। भारत ने यह तय किया है कि अब डिफेंस अटैचे जो कई भारतीय दूतावास में अभी मौजूदा दूतावासों में हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। जैसे कि भारत ने अब पोलैंड में, आर्मेनिया में, तंजानिया,
मोजाम्बिक, जिबूती, इथियोपिया, आइवरी कोस्ट और फिलीपींस जैसे देशों में अब अपने डिफेंस अटैचे अटैच करने की कोशिश की है। यह घोषणा अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भारत का एक बड़ा ध्यान अफ्रीकी देशों पर है। अफ्रीकी देशों में भारत के लिए न सिर्फ सैन्य हथियारों का एक बहुत बड़ा बाजार है, बल्कि अफ्रीकी देशों के साथ तालमेल बढ़ाने और देश की राजनीति की दिशा और दशा समझने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में भी बहुत फायदा मिलता है। तो इसके आधार पर जब भारत ने फिलीपींस जैसे देश में या फिर जिबूती या इस तरह के देशों में अपने डिफेंस अटैचे अपॉइंट किए हैं, तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि हम एक बड़े दमखम के साथ एक इंटरनेशनल पावर के तौर पर आज खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ भारत ने डिफेंस अटैचे इन तमाम देशों में इसलिए भी अपॉइंट किए हैं क्योंकि चीन लगातार भारत को घेरने की कोशिश करता रहा है और ऐसे में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अगर सामरिक दृष्टि से भारत मजबूत स्थिति में अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में नहीं दिखाई देगा, तो फिर भारत एक महाशक्ति के तौर पर अपने आप को कैसे प्रस्तुत करे। और यही वजह है कि आज भारत ने यह तय किया है कि वो डिफेंस अटैचे बड़े पैमाने पर उन देशों में रखे जिनके साथ सामरिक संबंध बढ़ाना बहुत आवश्यक है भारत के लिए। और आखिरी स्टोरी आपके सामने, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अलग छवि और छटा आपके सामने रखने जा रही है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जितना जबरदस्त इस्तेमाल किया, दुनिया में आज कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके मुकाबले या उनके बराबरी में खड़ा भी हो सके। आप ट्विटर या एक्स की बात कर लीजिए, यूट्यूब की बात कर लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स जितने हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके आसपास भी कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में सोशल इन्फ्लुएंसर्स के महत्व को भी समझा और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी सभा को आयोजित किया, संबोधित किया और इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड्स भी दिए गए, जो कि एक पहली परिपाटी शुरू हुई है भारत में। और अब गेमिंग के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दक्ष को सामने रखा है। गेमर्स सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बहुत बड़ा एक हिस्सा है और इन गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपनी मुलाकात की और गेमिंग की, तो जरा देखिए क्या हुआ। जल्दी कैचअप करें, आप पहन लीजिए। पहले तो सर बहुत जल्दी कैचअप कर रहे थे। अगर मैं अपने पापा को भी सिखा रहा होता ना, वो फर्स्ट ट्राई में इतना ज्यादा नहीं कर पाते। पीएम के साथ गेम खेल, आई थिंक ये वंस इन अ लाइफ वाला एक चीज हो गया जो मैं आई थिंक कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये भारत के टॉप गेमर्स हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त गुजारा। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने पिता, जो सोचिए कितने यंग बच्चे हैं ये, इनके पिताजी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्र में कहीं छोटे होंगे। 70 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन गेमर्स के साथ जब गेमिंग कर रहे थे तो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इन गेमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर की संज्ञा भी दी। जरा देखिए। तो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया चैट। Who is the biggest influencer in India? It's our Prime Minister. वो कूलेस्ट पीएम को गेमर टैग देना चाहिए, तो वो हमें क्या कहते हैं, नमो ओपी इंडिया चैट। Who is the biggest influencer in India? So who is the biggest influencer in India? नरेंद्र मोदी। इस बात में कोई शक भी नहीं है क्योंकि आज उनके एक ट्वीट करोड़ों लोग देखते हैं। इसके साथ साथ इन गेमर्स ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और प्रधानमंत्री के बारे में बातें कही, वो भी सुनने योग्य है। आज एक देश का प्रमुख जब गेमर्स के बीच में बैठकर बच्चों की भावनाओं को, गेमिंग को समझने की कोशिश करे, इससे बेहतर बात युवा से कनेक्ट करने की और क्या हो सकती है। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी रफ्तार। सब कुछ मेरे आने के बाद कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि जहाँ लोगों के लगे वो बेचो। पीएम सर से बात करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम हमारे एक फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं। 2019 में आई थिंक मैं बोलता हूँ कि गेमिंग काफी स्पीड पकड़ी रफ्तार। सब कुछ मेरे आने के बाद कलर करके बाल वाइट रखता हूँ ताकि
जहाँ लोगों के लगे कि बेचो मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग को एक अलग नजरिए से देखेंगे। मैंने उल्टा दोस्तों में फैला दिया था कि खेलो मेरे साथ। मैं बीमार हूँ, तुम भी हो जाए। लोग अब गेमिंग इन गेमर्स के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी ही भाषा, इनकी जबान बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि भाई मैंने बाल कलर कर रखे हैं ताकि लोग मुझे ज्यादा गंभीरता से लें, और गेमिंग की बीमारी जो मुझे है वो तुम लोगों को भी लग चुकी है। लेकिन जो मूल भावना यहां समझने की है, आप जब देश के नौजवानों से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी शैली, उनकी सोच, उनके विचार आपको अपनाने होंगे। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं तो क्या ये बाकी राजनेताओं को सोचना नहीं चाहिए कि आज नौजवानों से जुड़ने के लिए क्या क्या उन्हें करना चाहिए?